In the name of Allah, who is the most Rahman and Rahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel Study Station. हाज़रीन और नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे. And I pray to Allah, may Allah always keep you happy and healthy. Dear viewers, as you know, हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे थे जो कि BS इंग्लिश सेमेस्टर 6 का सब्जेक्ट है, विच इज़ नोन एज रशियन लिटरेचर. जी, ये एक सब्जेक्ट का नाम है और इसके अंदर हम डिफरेंट जॉनरास को डिस्कस कर रहे थे, जस्ट लाइक प्ले, नॉवल एंड शॉर्ट स्टोरीज़. इनको हम लेके चल रहे थे. इसकी एक मुकम्मल प्ले लिस्ट बनी हुई है इस पूरे सब्जेक्ट की. इफ़ यू वांट टू कवर दिस सब्जेक्ट इन वन डे तो आप इस प्ले लिस्ट को देख सकते हैं और सिलेबस को कवर कर सकते हैं. जी, तो आज हम डिस्कस करेंगे वंस अगेन अ वेरी फेमस शॉर्ट स्टोरी, द मास्टरपीस इन रशियन लिटरेचर. द नेम ऑफ दिस शॉर्ट स्टोरी इज़ द नोज़. जी, आज की जो मुख्तसर कहानी है उसका जो टाइटल है उसका नाम है द नोज़. और इस शॉर्ट स्टोरी को लिखा है निकोलाई गोगोल. ये जो शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं जिन्होंने इस शॉर्ट स्टोरी को लिखा है. इस शॉर्ट स्टोरी को हम डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिस्कस करेंगे. सो द वेरी फर्स्ट पार्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज़ द शॉर्ट बायोग्राफी ऑफ निकोलाई गोगोल. जी, अब शॉर्ट सी बायोग्राफी है, पहले हम इसको देख लेते हैं, फिर हमें अगली चीज़ों को डिस्कस करते हैं. इफ़ वी talk about the date of birth of Nikolai Gogol, then he was born in 1809 in Ukraine. 1809 में इस शाहकार राइटर का जन्म हुआ था यूक्रेन के अंदर. अब थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, पहले उसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए. वंस यूक्रेन वाज द पार्ट ऑफ रशियन एम्पायर या रशिया. एक दफ़ा या जब इस राइटर की पैदाइश होती उस वक़्त यूक्रेन नाम की कोई जगह नहीं थी, कंट्री नहीं था. उस वक़्त यूक्रेन रशिया का हिस्सा हुआ करता था और बाद में जाके यूक्रेन एक अलग कंट्री बना. और आजकल जहां निकोलाई पैदा हुए थे वो वाली जगह यूक्रेन के अंदर है, इसलिए यहाँ पे यूक्रेन लिखा. बेसिकली ये रशिया के अंदर ही पैदा हुए थे और इनकी जो डेथ होती है वो राइट आफ्टर 43 ईयर्स इन 1852 रशिया के अंदर ही होती है. अगर आप इसके पेशे की बात करें, प्रोफेशंस की बात करें, देन वी कैन से ही वाज वन ऑफ द फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रशियन नॉवलिस्ट एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट प्ले राइट एज वेल. शॉर्ट स्टोरीज लिखा करता था, नॉवेल्स लिखा करता था और प्लेज या ड्रामाज भी लिखा करता था. ये थी जी इसकी प्रोफेशंस. अब बात कर लेते हैं उस टर्म की, उस चीज़ की जिसको इसने एक नया रंग दिया, विच इज़ ग्रोटेस्क. इट इज़ ग्रोटेस्क. व्हाट इज़ ग्रोटेस्क? बेसिकली ग्रोटेस्क, जब आप अपनी राइटिंग के अंदर, अपनी लिखी हुई चीज़ के अंदर या अपने नज़रिए के अंदर कोई ऐसी चीज़ को इंक्लूड करते हैं विच लुक्स वेरी वियर्ड, वेरी स्ट्रेंज, वेरी हॉरिबल, जस्ट लाइक द घोस्ट. ऐसी चीज़ जो बड़ी ही अजीब नज़र आती हो, अनोखी नज़र आती हो, खौफनाक नज़र आती हो और भूत टाइप की नज़र आती हो, उसको ग्रोटेस्क बोलते हैं. और इसी ही संजीदा चीज़ को अगर आप एक कॉमिक वे के अंदर, फ़नी वे के अंदर इलेबोरेट कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, इट मीन्स यू आर द निकोलाई गोगोल. निकोलाई गोगोल साहब ऐसा ही करते थे, एक संजीदा चीज़ को एक कॉमिक एलिमेंट दे देते थे. तो इसी वजह से, इसी एलिमेंट की वजह से ये फेमस हुए थे. और इन्होंने इतना अच्छा लिखा था, यू कैन से ही इज़ द कॉल्ड द फाउंडर ऑफ मॉडर्न रशियन लिटरेचर. जदीद रशियन लिटरेचर, जदीद रशियन अदब के इनको बानी कहा जाता है. तो ये थी जी हमारी शॉर्ट सी बायोग्राफी. इसको अच्छे से देख लीजिए, नोट कर लीजिए. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, देन टेल मी इन कमेंट सेक्शन. तो इंशाल्लाह जो आपकी क्वेरी होगी हम उसको ज़रूर दूर करेंगे. लेकिन इसको जहन में रखिएगा, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. देन अब हम इस शॉर्ट स्टोरी को किस तरह से डिस्कस करेंगे. बेसिकली वी विल कवर दिस शॉर्ट स्टोरी
इन 6 पार्ट्स। 6 चीज़ों को डिस्कस करेंगे तो इंशाल्लाह जो आपकी पूरी की पूरी शॉर्ट स्टोरी है वो आपके ज़हन के अंदर पानी की तरह बैठ जाएगी। Number 1, we will discuss about the title. Number 2, about the setting. Number 3, about the genre. Number 4, about the themes. And number 5, about the characters. And the last one, we will discuss the detailed summary. इस तरह से कहानी को डिस्कस करेंगे कि कोई चीज़ आपकी रहेगी नहीं जी। सो लेट्स बिगिन विद द टाइटल। टाइटल आपको नज़र आ जी, द नोज़। द नोज़, इंसान के चेहरे पे जो नाक होता है उसको इंग्लिश में नोज़ बोलते हैं। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्टोरी ऑफ दैट नोज़। उस नाक की कहानी आज हम पढ़ने जा रहे हैं। होता क्या है असल में कि एक करैक्टर होगा, जब वो सुबह उठेगा तो उसके चेहरे से जो नोज़ होगा, नाक होगा, वो गायब हुआ हुआ नज़र आएगा। सारा दिन उसको ढूंढेगा, शाम को जाके कोई बंदा उसको उसका नोज़ ला के वापस दे देगा। इसी जस्तजू के अंदर पूरी कहानी ख़त्म हो जाती है। अब देखें जी, एक कॉमिक सा एलिमेंट है, ठीक है, कि ये क्या बात हुई, ये किस तरह की कहानी, नाक ख़त्म हुआ, गायब हुआ, सारा दिन ढूंढा, शाम को मिल गया। व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी इज़ दिस? ठीक है जी, बेसिकली दिस इज़ अ स्टायरिकल शॉर्ट स्टोरी। ये नज़म एक काइंड की तंज की गई है उस मुआशरे में जिस मुआशरे में निकोलाई साहब रहते थे। जिस मुआशरे के अंदर रहते थे वहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक टाइप के लोग, हाई स्टेटस वाले लोग और ऑफिशल्स टाइप के लोग वहाँ पे रहा करते थे। एंड यू नो वेरी वेल कि अगर सोशल क्लास की बात आएगी तो जो अमीर होगा, एलीट क्लास होगा, वो नीचे वाले लोगों को अपनी नाक के नीचे ही रखेगा। उनके साथ जिस तरह का जुल्म चाहे वो कर सकता है। इसलिए ये शॉर्ट स्टोरी बेसिकली इज़ अ काइंड ऑफ स्टायर, एक किस्म का ये स्टायर भी है। तो ये है जी शॉर्ट सा टाइटल। नंबर 2, वी हैव द सेटिंग, कि जो कहानी है वो कहाँ की है और कब की है। सो बेसिकली दिस शॉर्ट स्टोरी हैपन इन पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग। इट इज़ अ प्लेस इन रशिया, और रशिया की ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े लोग रहते हैं, ब्यूरोक्रेटिक टाइप, पॉलिटिशियंस टाइप, हाई स्टेटस वाले लोग, हाई रैंक्ड वाले जो लोग होते हैं वो सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर रहा करते हैं। इसी वजह से इसी कम्युनिटी, इसी जगह के ऊपर तंज की गई है। अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो जो कहानी घूम रही होती है वो 1836 के इर्द गिर्द घूम रही होती है। तो ये है जी इसकी सेटिंग। नंबर 3, द जॉनरा, कहानी का कौन सा जॉनरा है ये। बेसिकली इट इज़ अ 2 टाइप ऑफ जॉनरास दैट दिस शॉर्ट स्टोरी इज़ हैविंग। नंबर 1 इज़ ग्रोटेस्क शॉर्ट स्टोरी। आपको बता दिया कि ग्रोटेस्क क्या होता है। कोई भी संजीदा अजीब सी चीज़, भूल भलैया, भूतों वाली, खौफनाक सी चीज़ जब राइटिंग के अंदर आ जाए तो वो ग्रोटेस्क बोलता है। लेकिन निकोलाई साहब ने उस संजीदा चीज़ को, खौफनाक चीज़ को एक फ़नी वे के अंदर ज़ाहिर किया। नंबर 2 इज़ हिस्टोरिकल शॉर्ट स्टोरी। ये एक तंज़िया कहानी भी है। तंज़िया कहानी किस तरह से, यू नो वेरी वेल। नंबर 4, अबाउट द थीम्स। अब बात करते हैं जी थीम्स की। देयर आर 4 बेसिक थीम्स ऑफ दिस शॉर्ट स्टोरी। सोशल स्टेटस, जी आला रुतबा, समाजी रुतबा बहुत मायने रखता है। अब देखें जी, जो कहानी है ऑलमोस्ट कोई 170, 80 या 90 साल की पुरानी है। अब उस वक्त स्टेटस को देखें और आज के स्टेटस को देखें तो ऑलमोस्ट आपको सिमिलैरिटीज़ मिलेंगी, एक जैसी ही चीज़ें मिलेंगी कि उस वक्त भी आला रुतबे वाले लोगों को अहमियत दी जाती थी और आज के मुआशरे के अंदर भी वैसा ही हो रहा है। इफ़ यू हैव अ गुड स्टेटस, इफ़ यू हैव अ हाई स्टेटस, देन यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग। बट इफ़ यू हैव नथिंग, आप एक गरीब हैं, क्लर्क टाइप हैं, बैगर टाइप हैं, या आप एक आम से आदमी हैं, डोंट थिंक अबाउट द लग्जरीज, डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग, तो आप कोई चीज़ हासिल भी नहीं कर सकते। इस तरह के कुछ आपको इस कहानी के अंदर देखने को मिलेगा। देन अबाउट द एब्सर्डिटी। इफ़ यू वांट टू नो अबाउट एब्सर्डिटी तो पहले इसका मतलब समझ लें, फिर मैं आपको इसको पीछे लिंक करके बताता हूँ। What is absurdity? Anything which is meaningless, anything।
आपके वर्ड्स हों, आपके एक्शंस हों, कुछ भी हो, अगर वो बेमानी है, उनका कोई भी मतलब नहीं निकलता, इट मीन्स कि वो जो चीज़ होगी वो एब्सर्ड होगी, बेमानी होगी। आप कोई ऐसे काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे एक्शंस कर रहे हैं या कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि वो अगले बंदे के पल्ले नहीं पड़ रहा, इलॉजिकल काम कर रहे हैं, तो वो बेसिकली एब्सर्डिटी ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट द टाइटल, गो बैक। द नोज, आपको बताया कैरेक्टर उठता है, उसके चेहरे पे नाक नहीं होता, सारा दिन नाक को ढूंढता रहता है, शाम को उसका नाक मिल जाता है। व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस बेसिकली, क्या है ये? कुछ समझ आई? क्योंकि ये जो मैंने कुछ बोला ये इलॉजिकल है, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, कुछ इसकी सेंस ही नहीं बनती, बेमानी चीज़, जिसकी वजह से क्या बना हुआ है, एब्सर्डिटी बना हुआ है। नंबर 3, आइडेंटिटी क्राइसिस। बेसिकली जहाँ पे क्लास सिस्टम होगा, हाई लो होगा, सुपीरियर इन्फीरियर होगा, वहाँ पे आइडेंटिटी क्राइसिस लाजमी तौर पे होंगे। जहाँ एलीट क्लास खुद को ही सब कुछ समझती है, वहाँ पे आइडेंटिटी क्राइसिस लाजमी तौर पे ही होंगे। ठीक है जी, तो बात हो वही क्लास की हो रही है, तो आइडेंटिटी क्राइसिस आर मस्ट। स्टायर ऑन ब्यूरोक्रेसी, जी स्टायर ब्यूरोक्रेसी के ऊपर है जी, जो एलीट क्लास है उसके ऊपर तंज की गई है कि वो इस तरह के क्यों होते हैं, क्यों वो अपने बारे में ही सोचते हैं, क्यों वो दूसरों के साथ जुल्म सितम करते हैं, ये एक किस्म का स्टायर किया गया। सो दीज आर द बेसिक थीम्स जो आपको इस शॉर्ट स्टोरी को समझने में मदद करेंगे जी। देन द करेक्टर्स, इस कहानी के अंदर आपको 4 करेक्टर्स को देखने को मिलेंगे और इन्हीं कैरेक्टर्स के गिर्द कहानी रिवॉल्व कर रही होगी। नंबर 1, मेजर काओ आलेव। थोड़ा सा नाम डिफ़िकल्ट है बिकॉज इट इज़ अ रशियन नेम, तो एक दफ़ा इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए। काओ आलिव, काओ आलिव, काओ आलिव, काफ आलिव, ये है जी इसकी प्रोनाउंसिएशन। आप मेजर के नाम से भी इसको याद रख सकते, बट यू मस्ट नो अबाउट द नेम्स। ये है जी प्रोटैगोनिस्ट, ये है जी वो करेक्टर जो सुबह उठता है तो इसकी नाक मौजूद नहीं होती, परेशान हो जाता है सारा दिन इसी जस्तजू के अंदर कि मेरी नाक वापस मिल जाए। ऑल्दो ही इज़ अ गवर्नमेंट सर्वेंट एंड ही इज़ अ काइंड ऑफ इग्नोरेंट पर्सन एज वेल। एक सरकारी मुलाजम है, सरकारी मुलाजम होने के साथ साथ ये एक मगरूर टाइप का इंसान भी है, मीन्स कि ये भी थोड़ी बहुत एलीट क्लास को ज़रूर शो करता है। द सेकेंड करेक्टर इज़ द नोज़, नाक। वो नाक भी एक करेक्टर का एलिमेंट दिया गया, क्यों? क्योंकि जब नाक उसके फेस से जुदा होती है तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक ऑफिशियल की तरह, एक ऑफिसर के अंदर वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ऐसा लगता है कि वो कोई एक आला रुतबे वाला एक अफसर है, वो नाक इस तरह से नज़र आती है। देन द सेकेंड लास्ट, द थर्ड वन, आइवन याकोलेविच, जी ये नाम है जी आइवन। ही इज़ द बार्बर, ये इस कहानी के अंदर हजाम दिखाया गया है। एंड ही इज़ द फर्स्ट वन हु रिकग्नाइज दैट नोज़, इसके पास ही जो नाक है वो सबसे पहले आती है और यही वो बंदा है जो उस नाक को सबसे पहले पहचान लेता है। देन द पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर्स का भी इसमें ज़िक्र होगा। एंड द पुलिस इज़ द वन हु रिटर्न्स द नोज़ टू द ऑनर, पुलिस ही वो होती है जो उस नाक को उसके मालिक तक वापस पहुंचाती है। ये थी जी 4 कैरेक्टर्स जिनके गिर्द कहानी घूम रही है। नाउ वी आर लेफ्ट विद द स्टोरी। अब स्टोरी के कुछ पॉइंट्स नहीं लिखे हुए, लेकिन मैं आपको इस अंदाज से बताऊंगा कि जैसे जैसे आप सुनेंगे इंशाल्लाह वो कहानी आपके जहन के अंदर बैठती जाएगी। लेकिन फिर भी आपको समझ नहीं आती तो अपने साथ एक पेज और पेन लाजमी रखिएगा कि जो पॉइंट आपको ना समझ में आए उनको साथ साथ पॉज करके सुनते जाइएगा। जी लेट्स बिगिन। कहानी का आगाज़ किस तरह से होता है सुनिए। वन मॉर्निंग, एक दिन सुबह होती है, तो जो बार्बर होता है ना हजाम आयवन, उसके घर का जिक्र किया गया। वो सुबह उठता है एंड ही प्लान्स, ही डिसाइड्स कि आज वो एक ताज़ा ब्रेड खाएगा, अ फ्रेश लॉफ। ये खाएगा तो वो अपनी वाइफ को कह देता है कि ये तैयार किया जाए। खाना उसकी टेबल पे आता है या वो खुद क्या तैयार करता है, ब्रेड उसके सामने आ जाता है। एज सुन एज ही ओपन्स द ब्रेड, या वो खाने के लिए जब उसको पकड़ता है तो वो डिस्कवर करता है कि उस ब्रेड के अंदर एक नाक है, एक नोज़ छुपी हुई है। वो बड़ा परेशान हो जाता है कि व्हाट इज़ दिस, कि ये क्या हो गया।
तो जैसे ही वो नाक को देखता है बहुत ही जल्द उसको पता चल जाता है, ही रिकॉग्नाइजेज दैट नोज़, तो उसको पता चलता है कि भाई ये जो नाक है ये तो इसके रेगुलर कस्टमर मेजर की है, काओ अलीफ की। तो उसको पता चल जाता है ये तो उसकी नाक है, लेकिन वो नाक उसको तंग करना शुरू कर देती है। एंड ही जस्ट वांट्स टू गेट रिड फ्रॉम दैट ब्लडी नोज़, वो उस नाक से ना छुटकारा हासिल करना चाहता है। कभी उसको फेंक देता है, कभी उसको छुपा देता है, कभी उसके साथ क्या करता है, कभी क्या करता है, बट ही जस्ट वांट्स कि भाई उस नाक से उसकी सर दर्द ख़त्म हो जाए। वो प्लान करता है, लेकिन कभी कभार वो कर नहीं पाता, कभी कभार उसको कोई देख लेता है, मीन्स के बहुत से एक्सक्यूजेस उसके सामने आते रहते हैं। एट द एंड ही डिसाइड्स कि मैं इस नाक को दरिया के अंदर फेंक आऊँगा। एस्ट पीटर्सबर्ग के साथ ही एक रिवर है जिसका नाम है नीवा रिवर, NEVA रिवर, नीवा रिवर। वो प्लान करता है कि वो उस नाग को दरिया के अंदर, नीवा रिवर के अंदर फेंक आएगा। खैर जी, वो अपना सफ़र का आगाज़ करता है, उस नाग को फेंकने के लिए दरिया पे पहुंचता है, और दरिया में उस नाग को फेंकने वाला ही होता है कि पीछे से उसको पुलिस रोक देती है। पुलिस ऑफिसर आता है, उसको रोक देता है और उसको पकड़ लिया जाता है और उसको अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। एक हिस्सा, एक पार्ट ये हो गया। अब इसी दिन वापस आ जाता है दूसरे करैक्टर की तरफ जो कि है मेजर काओ अलिफ। वो सुबह उठता है और उसको पता चलता है कि जो उसका नाक है वो उसके फेस से, चेहरे से गायब हो चुका है। एंड हिज फेस बिकम्स स्मूथ, जो भी उसका चेहरा वो बिल्कुल फ्लैट हो चुका है, स्मूथ हो चुका है, साफ़ हो चुका है। अब वो बड़ा परेशान हो जाता है। देर आर 2 और 3 रीजंस कि एक तो वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो वो अपने कॉलीग्स के साथ किस तरह से जाके मिलेगा, एंड नंबर 2 उसका जो रिलेशन है वो बहुत सी ख़वातीन के साथ है, तो वो उनको किस तरह से फेस करेगा। एंड ही इज़ सम काइंड ऑफ इग्नोरेंट, तो वो लोगों के साथ किस तरह से डील करेगा। ये कुछ रीज़न थे जिसकी वजह से वो बड़ा ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो वो डिसाइड करता है कि वो अपने नाक की तलाश करेगा। वो रेडी होता है, बाहर शहर सिटी की तरफ निकलता है और अपना चेहरा एक हैंकरचीफ, एक रुमाल से छुपा लेता है ताकि लोगों को पता ना चले कि इसके साथ हुआ क्या है। खैर ये सिटी की तरफ निकलता है, चलता है, फिरता है, भागता है, इधर उधर देखता है। एंड ही डिस्कवर्स के जो नाक है वो उसके सामने आ गई है, वो जो नोज़ थी, और उसने अपनी शेप चेंज कर ली है और उसने एक यूनिफॉर्म पहनी हुई, एक वर्दी पहनी हुई। उस वर्दी से, उस यूनिफॉर्म से यूँ लगता है कि वो एक हाई स्टेटस वाली नाक बन गई है। वो लोगों के इर्द गिर्द घूमती है, विज़िट करती है, तो ये उसको अपने पास बुलाता है, उस नोज़ को। मेजर अपनी ही नोज़ को अपने पास बुलाता है, उससे बात करने की कोशिश करता है, बट नोज़ रिफ्यूज़, इग्नोर्स। वो जो नाक होती है उसको रिफ्यूज़ कर देती है, उसको इग्नोर करती है और उस वहाँ से चली जाती है। अब ये फिर परेशान हो जाता है और ये प्लान करता है कि वो इस नाक का, नोज़ का न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टाइजमेंट करेगा कि मेरी नाक गुम हो गई, जो कोई भी जिसको मेरी नाक मिले तो वो मुझ तक पहुंचा दे। अब न्यूज़पेपर ऑफिस एजेंसी जाता है तो एडिटर्स उसको कहते हैं कि वी डू नॉट पब्लिश सच काइंड ऑफ न्यूज़ इन आवर न्यूज़पेपर्स। हम नहीं भाई छापते इस तरह की न्यूज़ कि आपकी नाक गुम होगी, उसको ढूंढा जाए, जिसको मिले वो आपको दे दे। हम इस तरह की न्यूज़ नहीं छापते। खैर जी, वहाँ से परेशान होके मेजर काओ एलिव अपने फ्लैट अपार्टमेंट आ जाता है और अपने बेड पे बैठ जाता है। एंड ही स्टार्ट्स थिंकिंग अबाउट दैट नोज़। इतने में इसके दरवाजे पे नॉकिंग होती है, दस्तक होती है, दरवाज़ा खोलता है तो सामने एक पुलिस ऑफिसर खड़ा होता है। एंड ही इज़ द सेम पुलिस ऑफिसर हु अरेस्टेड दैट बार्बर इन द मॉर्निंग, जिसने उस हजाम को दरिया के किनारे पकड़ा था। और वो यहाँ पे इसलिए था कि वो मेजर को उसकी नाक वापस दे सके, नोज़ वापस दे सके। इट मीन्स कि उसकी जो नोज़ थी वो मिल गई थी। वो उसको उसकी नोज़ रिटर्न करता है, बट हे अ क्वेश्चन अराइजेस कि अब वो उस नाक को रीअटैच किस तरह से करेगा, दोबारा अपने फेस के साथ वो उसको जोड़ेगा किस तरह से। उसको कुछ नहीं समझ आती, तो वो जाता है एक डॉक्टर के पास और उसको कहता है कि ये मामला हुआ है, एंड आई जस्ट वांट टू रीअटैच माय नोज़ ऑन माय फेस।
तो डॉक्टर उसको ऐसा करने से मना कर देता और कहता है कि ऐसी नाक लगाने से बेहतर है कि तुम नाक के बिना ही रहो। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ऐसी नाक लगाने से बेहतर है कि तुम नाक के बिना ही रहो। ठीक है जी। अब इसकी गहराई में जाएगा तो आपको समझ में आएगी कि जो चीज़ हम डिस्कस करना चाहते हैं, स्टाई ऑन ब्यूरोक्रेसी डिस्कस करना चाहते हैं, वो आपको इस लाइन के अंदर मिल जाएगी। खैर जी, एक दफ़ा फिर वो परेशान होके घर वापस आ जाता क्योंकि उसकी नाक उसके फेस के साथ अटैच नहीं हो रही। तो वो अब कॉल करता है एक ख़ातून को, एक औरत को, एंड शी इज़ विडो वूमेन, एक बेवा ख़ातून है। जैसे ही कॉल करता है तो कहना शुरू कर देता है कि तुम्हारी बददुआ मुझे लग गई, यू कर्स्ड मी, तो उसकी सज़ा मुझे मिल रही है। मैंने तुम्हारी बेटी के साथ शादी नहीं की तो तुमने उसकी मुझे बददुआ ही दे दी। तो वो जो औरत है पूछना स्टार्ट कर देती है कि ये क्या बात कर रहे, क्या हुआ क्या हुआ, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। एट द एंड जो मेजर होता है उसको फील होता है कि ये जो औरत है ये मासूम है, इसने कुछ भी नहीं किया, जो कुछ भी हुआ वो खुद ही हो रहा है। खैर जी, कॉल करने के बाद वो सो जाता है और सुबह जब उठता है तो उसकी जो नाक होती है वो वापस उसी जगह पे आई हुई होती है जहाँ से वो गायब हो जाती है। तो एक दफ़ा फिर उसकी जो नॉर्मल लाइफ है वो स्टार्ट हो जाती है, खुशी वाली ज़िंदगी शुरू हो जाती है। तो वो एक दफ़ा फिर उस बार्बर के पास जाता है, उससे अपनी शेव करवाता है। शेव करते वक्त वो जो बार्बर आयमन होता है वो बड़ा परेशान होता है, लेकिन जो मेजर का ऑलिव होता है वो बहुत ही खुश होता है क्योंकि एक दफ़ा फिर उसको नॉर्मल ज़िंदगी मिल गई है। तो ये थी जी आपकी शॉर्ट स्टोरी द नोज़। उम्मीद करता कि आपने इस शॉर्ट स्टोरी को एंजॉय भी किया होगा और आपको समझ भी आ गई होगी। सो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।